सुदेश बिना अपना दिमाग दौड़ाए धीरे धीरे पीछे मुड़ने लग जाता है, बिना इस बात का अंदाजा लगाए कि आगे उसका क्या होने वाला था। रजनी की खुश होती हुई आवाज सुनाई देती है, हाँ सुदेश, पीछे मुड़ो, मेरे प्यारे सुदेश, पीछे मुड़ो। सुदेश पीछे मुड़ ही रहा था कि तभी उसके दिमाग में मायाधारी की बात आती है, जो मायाधारी ने उससे जाते वक्त कही थी। उसको याद आता है कि मायाधारी ने उससे कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, पूजा विधि पूरी होने तक पीछे मुड़कर मत देखना। सुदेश समझ जाता है कि ये यक्षिणी की कोई चाल है। वो झट से आगे देखता है और अपने कदम वापस से आगे बढ़ाने लग जाता है। रजनी की नाराजगी के साथ आवाज सुनाई देती है, क्या हुआ सुदेश, तुमने मुझसे यूं मुंह क्यों मोड़ लिया? पीछे मुड़ो ना, जरा देखो तो मैं कितना सज धज कर आई हूँ तुम्हारे लिए। क्या तुम मेरी तारीफ नहीं करोगे? पीछे मुड़ो ना मेरे सुदेश। रजनी बार बार सुदेश को पीछे मुड़ने के लिए फोर्स कर रही थी, पर सुदेश उसकी बात पर कुछ ध्यान नहीं दे रहा था। वो तेजी के साथ अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाता है। जब बार बार बोलने पर भी सुदेश पीछे नहीं मुड़ता है, तो रजनी की गुस्से के साथ आवाज सुनाई देती है, मैंने कहा पीछे मुड़ नालायक पति। रजनी की गुस्से से भरी आवाज सुनकर सुदेश जहाँ पर था वहीं पर रुक जाता है, क्योंकि नालायक पति कहकर रजनी ही उसे बुलाया करती थी। सुदेश को लगने लग जाता है कहीं रजनी सच में तो यहाँ पर नहीं आ गई। सुदेश बार बार अपने मन से पूछ रहा था क्या सही है और क्या गलत, पर वो ढंग से फैसला नहीं कर पा रहा था। रजनी की आवाज आती है, मैंने कहा पीछे मुड़। सुदेश कुछ फैसला ले पाता कि पीछे मुड़े या ना मुड़े, उससे पहले ही उसके हाथ में जो नीला कमल का फूल था उसकी रोशनी कम होने लग जाती है। फूल की रोशनी कम होते हुए देख सुदेश घबरा जाता है और वो खुद से हड़बड़ाहट के साथ कहता है, ये क्या कर रहा है सुदेश, तू रुक क्यों गया? ये वासना के पीछे मत पड़, यक्षिणी पर ध्यान दे। अगर गलती से भी ये रिहा हो गई ना, तो सीधे तुझे संभोग से समाधि की ओर ले जाएगी। इतना कहकर सुदेश जल्दी जल्दी अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाता है। आगे बढ़ते वक्त भी सुदेश को कई बार रजनी की, अमोरिता की, दिलीप की, जानकी की पुकारने की आवाज सुनाई देती है, पर वो पीछे मुड़कर नहीं देखता है, क्योंकि उसने अपने मन में ये बात ठान ली थी कि ये यक्षिणी की कोई चाल है, एक छलावा है। रेत पर किचुए के रेंगने से बनी लाइंस का पीछा करते करते सुदेश किश्नोई नदी के पास पहुंच गया था। वो देखता है कि 30 मीटर बाद ही लाइन खत्म होने वाली थी और उसके बाद एक नीला गोला बना हुआ था, जिसे देखकर सुदेश समझ गया था कि जरूर इसे बनाने के लिए किचुआ गोल गोल घुमा होगा और इस गोले के अंदर कमल के फूल को गड़ाना है। इस तरफ युग यामिनी की आवाज का पीछा करते करते बंगला मुड़ा घाट तक पहुंच गया था और वो अपने आसपास यामिनी को ढूंढ रहा था, पर यामिनी उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। युग अपने आसपास यामिनी को ढूंढते हुए कहता है, अरे यहीं से तो यामिनी की आवाज सुनाई दे रही थी, पर वो दिख क्यों नहीं रही है कहीं? युग यामिनी को पुकारता है, यामिनी, यामिनी कहाँ हो तुम? आवाज तो मुझे, पर कोई जवाब नहीं आता। उल्टा युग को ही उसकी आवाज रिटर्न सुनाई देती है। युग परेशान होते हुए कहता है, ये क्या हो रहा है? अभी कुछ देर पहले तो यामिनी की आवाज सुनाई दे रही थी, तो फिर अब क्यों नहीं दे रही? कहीं ये सब मेरा वहम तो नहीं था? हाँ वहम ही होगा, वरना यामिनी दिखाई देती और उसकी आवाज भी सुनाई देती। इतना कहकर युग वापस से अपने कदम ग्रेवयार्ड कोठी जाने के लिए बढ़ाने लग जाता है। उसने एक कदम आगे अभी बढ़ाया ही था कि तभी उसे फिर यामिनी के पुकारने की आवाज सुनाई देती है। कहाँ जा रहे हैं आप युग बाबू? मेरे पास आइए, मुझे बचाइए। युग बाबू जल्दी करिए, मेरे पास आइए। यामिनी की आवाज सुनकर युग रुक जाता है। उसे लगा था जब वो पीछे पलटकर देखेगा तो उसके पीछे यामिनी खड़ी होगी, पर उसके पीछे यामिनी नहीं बल्कि किश्नोई नदी थी, जो शांत लहरों के साथ बह रही थी। युग खुद से कहता है, यामिनी की आवाज तो पीछे से ही आई थी, पर वो दिखाई क्यों नहीं दे रही है? ये हो क्या रहा है मेरे साथ? युग यामिनी के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसे फिर यामिनी की आवाज सुनाई देती है, युग बाबू बचाइए मुझे, युग बाबू बचाइए। युग यामिनी की आवाज सुनते हुए कहता है, ये आवाज तो किश्नोई नदी के उस पार से आ रही है, और उस पार तो रोंकामुचा घाट है। मतलब यामिनी रोंकामुचा घाट पर है। मुझे अभी इसी वक्त यामिनी की जान बचाने के लिए रोंकामुचा घाट जाना पड़ेगा। इतना कहकर युग किश्नोई नदी पार करने लग जाता है। इस तरफ रोंकामुचा घाट पर सुदेश उस जगह पहुंच जाता है जहां पर नीला गोला बना हुआ था। जैसे ही वो उस नीले गोले के पास पहुंचता है, हवाएं तेज चलने लग जाती हैं, जो कुछ देर पहले शांत थी।
सुदेश इन सब पर ध्यान नहीं देता है। नीले कमल के फूल को अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ता है और राइट हैंड से रेत को हटाने लग जाता है। सुदेश उस नीले गोले में एक गड्ढा खोद देता है और उस नीले कमल के फूल को उसमें डालने लग जाता है। जैसे ही वो उस नीले कमल को गड्ढे के अंदर रखता है, एक छोटा सा भूकंप आता है। ऐसा लगता है जैसे धरती कुछ सेकंड के लिए हिल गई हो। सुदेश उस गड्ढे को भरने के लिए उसके ऊपर रेत डालने लग जाता है। जैसे ही वो रेत को मुट्ठी में भरकर उस कमल के फूल के ऊपर डालता है, यक्षिणी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। नहीं, रुक जा वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मरेगा तो रुक जा, मैं बोल रही हूँ तुझसे रुक जा। सुदेश यक्षिणी की बात पर ध्यान नहीं देता है और कुछ ही देर में जो गड्ढा उसने खोदा था उसे रेत से भर देता है। साथ ही यक्षिणी को भी कैद कर देता है। सुदेश चैन की सांस लेते हुए कहता है, अमावस्या की रात तू हमें शिकार बनाने वाली थी ना, ले उससे पहले ही तुझे शिकार बना दिया हमने। इतना कहकर सुदेश अपने कदम उस ओर बढ़ाने लग जाता है जहाँ पर वो दिलीप को छोड़कर आया था। वहाँ पर पहुंचकर वो देखता है कि दिलीप आंख के चिन्ह के अंदर ही अपना पैर पकड़कर बैठा हुआ था। उसके पैर में अभी भी दर्द हो रहा था। होता भी कैसे नहीं, आखिर यक्षिणी ने पकड़ा जो था। सुदेश दिलीप के पास जाकर उससे पूछता है, जीजा जी आप ठीक तो है ना? अभी भी आपका पैर दर्द कर रहा है क्या? दिलीप सुदेश की बात का जवाब नहीं देता है और उससे दूसरा ही सवाल पूछ लेता है, तू मेरा छोड़ और ये बता, उस यक्षिणी को दफन करके आया है ना? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? सुदेश दिलीप के सवाल का खुश होते हुए जवाब देता है, हाँ जीजा जी, उस यक्षिणी को मैं दफन करके आ गया हूँ। अब वो किसी का शिकार नहीं कर पाएगी, हमने उसका शिकार कर दिया है। दिलीप सुदेश की पीठ थपथपाते हुए कहता है, शाबाश सुदेश, पहली बार कोई काम पूरा किया है तूने। बड़ी आई थी मर्दों का शिकार करने वाली, पर वो मर्दों की ताकत को जानती नहीं है। जब मर्द अपनी पर उतर आते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ जीजाजी सही कहा आपने, चलिए चलते हैं, अब उस यक्षिणी का खेल तो खत्म हो गया है। दिलीप अपनी जगह पर से उठने की कोशिश करते हुए कहता है, हाँ चल अब हवेली पहुंचकर कल से बांग्ला त्योहार की तैयारी भी तो शुरू करनी है। बड़ा मजा आएगा इस साल का बांग्ला त्योहार मनाने में। इतना कहकर दिलीप अपनी जगह पर से उठने लग जाता है, पर तभी उसके राइट पैर में दर्द होता है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। दिलीप के मुंह से कराहने की आवाज निकलती है, आह मेरा पैर। सुदेश दिलीप को पकड़ते हुए कहता है, आप ठीक तो है ना जीजाजी? अगर ज्यादा ही पैर दर्द कर रहा हो तो मैं बल्लू काका को जिप्सी लेकर बुला लेता हूँ, उसी से घर तक चल देंगे। दिलीप अपना पैर देखते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, छोटी सी चोट है। ऐसी तो कई चोटें लगी हैं मुझे, मामूली सी चोट है और कुछ नहीं। बल्लू काका को बुलाने की कोई जरूरत नहीं, वरना उसे भी ये बात पता चल जाएगी और ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, समझा? सुदेश दिलीप की बात से सहमत होते हुए कहता है, हाँ जीजाजी समझ गया, ये बात आपके और मेरे बीच में ही रहेगी। इस बात की किसी और को भनक तक नहीं लगेगी। ये राज यक्षिणी के साथ ही यहीं पर दफन हो जाएगा। इतना कहकर सुदेश दिलीप को सहारा देता है। दिलीप अपना हाथ सुदेश के कंधे पर रखता है और दोनों ही हवेली की ओर जाने के लिए निकल जाते हैं। अभी उन दोनों ने रोंकामुचा घाट पर 4-5 कदम ही बढ़ाए थे कि तभी सुदेश को अमोदिता दिखाई देती है। अमोदिता के हाथ में एक पुड़िया थी और वो बेफिक्री के साथ अपनी ही धुन में आगे बढ़ती जा रही थी। उसके चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि वो जरूर युग के बारे में ही सोच रही थी। उसके साथ शादी करने के ख्याली पुलाव पका रही थी। सुदेश अमोदिता को रोंकामुचा घाट पर देखकर दंग रह गया था। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अमोदिता वहाँ पर क्या कर रही है, और वो भी इतनी रात में। सुदेश जहाँ पर था वहीं पर रुक जाता है। सुदेश को यूं अचानक से रुकता हुआ देखकर दिलीप चिढ़ते हुए कहता है, अरे तो रुक क्यों गया, जल्दी चलना। यहाँ पर क्या तुझे रात बितानी है? यहाँ पर मेरा पैर दर्द के मारे फटा जा रहा है और तू एक ही रास्ते में ही खड़ा हो गया। सुदेश झट से कहता है, जीजाजी अमोदिता। दिलीप हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा अमोदिता? ये तो अमोदिता क्या बड़बड़ा रहा है? तेरी तबीयत ठीक तो है ना? कहीं यक्षिणी को कैद करने के बाद तू पागल तो नहीं हो गया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जीजाजी, वो देखिए अमोदिता। सुदेश ने इतना कहा ही था कि तभी दिलीप के पैर लड़खड़ा जाते हैं। सुदेश दिलीप को सहारा देने लग जाता है, जिस कारण उसकी अमोदिता से नजर हट जाती है। दिलीप संभलते हुए अपने आसपास देखते हुए कहता है, तुझे कहाँ पर अमोदिता दिखाई दे रही है? मुझे तो नहीं दिख रही। सुदेश दिलीप के पैर को ही देखते हुए अपने हाथ से उस ओर इशारा करता है जहाँ पर उसने अमोदिता को देखा था। जब दिलीप उस ओर देखता है जहाँ पर सुदेश ने इशारा किया था तो उसे अमोदिता दिखाई नहीं देती है
और वो हैरानी के साथ कहता है, तुझे कहाँ अमोदिता दिखाई दे रही है? मुझे तो दिखाई नहीं दे रही। सुदेश जब अपनी नजरें दिलीप के पैर से हटाता है और सामने करता है तो उसे भी अमोदिता दिखाई नहीं देती है। वो अपना सिर खुजाते हुए कहता है, अरे अमोदिता कहाँ पर चली गई? अभी तो यहीं पर थी, मेरे सामने। उसने काला सूट पहना हुआ था और उसके हाथ में एक छोटी सी पुड़िया भी रखी हुई थी। दिलीप सुदेश पर चिढ़ते हुए कहता है, अरे पगला रहा है क्या? ये क्या बकवास कर रहा है तू ही बता भला अमोदिता यहाँ पर क्या करेगी? वो कौन सा हमारी तरह कुछ टोना टोटका करने यहाँ आएगी, वो भी इतनी रात को? सुदेश को दिलीप की बात काफी हद तक ठीक लगती है, इसलिए अब बिना कुछ अमोदिता के बारे में सोचे वो अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाता है। उन दोनों के सामने ही एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था जिसके पीछे कोई भी आसानी से छुप सकता था। सुदेश और दिलीप रोंकामुचा घाट से चले जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले जिस बड़े पत्थर के पास से वो गुजरे थे उसके पीछे से अमोदिता निकलती है। अमोदिता बहुत ही डरी और घबराई हुई लग रही थी। अमोदिता पसीने से भीग चुकी थी। अमोदिता लंबी लंबी आहें भरते हुए कहती है, हाँ, बच गई। अच्छा हुआ मैंने सही वक्त पर पापा और फूफा जी को देख लिया, वरना मैं तो फंसी जाती। इन्हें पता चल जाता कि मैं एक सौदाइन हूँ। पर ये इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे थे? कहीं ये भी तो कोई जादू टोना नहीं कर रहे थे यहाँ पर? अमोदिता सोच ही रही थी कि सुदेश और दिलीप रोंकामुचा घाट पर क्यों आए होंगे। तभी उसे याद आता है कि वो भी आज रात यक्षिणी को कैद करने वाले थे और वो खुद से कहती है, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि पापा और फूफा जी भी तो यक्षिणी को कैद करने के लिए कोई सा टोना करने वाले थे। लगता है वही करने आए होंगे। पापा और फूफा जी के चेहरे की खुशी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने काम में सफल हो गए हैं। उन्होंने यक्षिणी को कैद कर दिया है। बढ़िया है, इन्होंने यक्षिणी को कैद कर लिया है। अब मैं युग जी को अपने वश में करती हूँ। इतना कहकर अमोदिता अपने कदम रोंकामुचा घाट की ओर बढ़ाने लग जाती है। जब वो नदी के किनारे पर पहुंचती है तो देखती है कि नदी का पानी ठहरा हुआ था। ये देखकर वो शॉक्ड हो जाती है और वो खुद से कहती है, अरे ये क्या? ये नदी का पानी ठहरा हुआ कैसे है? जैसे किसी ने कुछ कर दिया हो। ये पापा और फूफा जी यक्षिणी को कैद करने आए थे या क्या करने आए थे? पूरा पानी ठहरा के चले गए। खैर, मुझे क्या करना है? मैं तो वो करती हूँ जो मैं करने आई हूँ। इतना कहकर अमोदिता मंत्र पढ़ते हुए अपने हाथ की पुड़िया नदी के पानी के अंदर डाल देती है। वो पुड़िया भारी होने के बावजूद नदी के पानी के ऊपर तैरने लग जाती है और तैरते तैरते ही अमोदिता की नजरों से दूर होने लग जाती है। जैसे जैसे वो पुड़िया दूर होती जा रही थी अमोदिता खुश होती जा रही थी, क्योंकि उसे पता था वो पुड़िया जितनी दूर जाएगी उतने ही पास उसके युग आएगा। अमोदिता नदी के किनारे पर ही बैठकर युग को पाने के सपने देखने लग जाती है। इस तरफ युग ने कृष्णोई नदी आधे से भी ज्यादा पार कर दिया था और वो कुछ ही देर में रोंकामुचा घाट पर पहुंचने वाला था। नदी पार करते वक्त युग यामिनी के बारे में ही सोचकर परेशान हो रहा था कि वो ठीक होगी या नहीं। युग नदी पार करते हुए खुद से कहता है, ये यामिनी की आवाज सुनाई क्यों नहीं दे रही? अभी तो कुछ देर पहले तो सुनाई दे रही थी, एकदम से बंद कैसे हो गई? अचानक से युग के मन में एक सवाल आता है और वो खुद से पूछता है, पर मैं यामिनी को लेकर इतना परेशान क्यों हो रहा हूँ? मुझे क्या करना है वो कैसी भी हालत में हो? आखिर मैं यामिनी की इतनी फिक्र क्यों कर रहा हूँ? युग खुद से भी बार बार इसी सवाल का जवाब मांग रहा था, पर उसे जवाब नहीं मिल पा रहा था। कई बार हमें इस बात का एहसास ही नहीं होता है कि हम किसी के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं। बस करते रहते हैं बिना किसी मतलब के, और इसी को प्यार कहते हैं, क्योंकि जहाँ पर किसी से कुछ मतलब नहीं होता वहीं पर प्यार होता है। युग रोंकामुचा घाट से 10-11 कदम ही दूर था। वो देखता है कि रोंकामुचा घाट के किनारे पर एक लड़की बैठी हुई थी। अंधेरे में बैठे रहने की वजह से उसका चेहरा क्लियर नहीं दिख रहा था। युग बड़बड़ाता है, ये लड़की कौन है? कहीं ये यामिनी तो? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी।